हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा पैड का सिलेबस चल रहा है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे। आज देखिए, हमने जो है पिछली वीडियो में ये सारे आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और आपके खिलाफत आंदोलन, स्वराज पार्टी सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हमारा रहेगा ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। ज्योग्राफी और हम कोशिश करेंगे दिन में 2 वीडियो डालें, जिससे सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। तो भारत छोड़ो आंदोलन तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1987 में, 1997 में कटक में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। इन्होंने इंडियन सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु CR दास के प्रभाव में आकर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू की तरह सुभाष चंद्र बोस पर भी समाजवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव था। वे पूर्ण स्वराज के समर्थक थे। स्मरणीय है कि जब 1928 के नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की जगह डोमिनियन स्टेट की मांग की गई, तो नाराज होकर सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना कर दी। ठीक है, याद रखेंगे। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा, जो गुजरात में स्थित है, उसके अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने गए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें भी यही जीते थे। गांधी जी के एक प्रत्याशी थे, प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया, उनको हरा के ये अध्यक्ष बने थे, मगर बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। आगे देखते हैं। जनवरी 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने जियाउद्दीन के बेस में कोलकाता से निकलकर काबुल पहुंच गए। ये वहाँ ओरलैंडो मैसोट्टा के नाम से अफगानिस्तान रूस होते हुए बर्लिन पहुंच गए। इन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात कर भारतीय स्वतंत्रता के लिए सहयोग मांगा। वहाँ के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का, बेसिकली हिटलर ने इन्हें ये उपाधि दी है, तो याद रखेंगे। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। पहली बार जय हिंद का नारा भी दिया गया। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले ब्रिटेन में भारतीय सेना के अधिकारी मोहन सिंह के मन में आया। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया। आगे देखते हैं। 2 जुलाई 1947 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। यहाँ इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की स्वतंत्र सिंगापुर में, जिसमें SC चटर्जी वित्त थे और M.A. अय्यर प्रचार तथा लक्ष्मी स्वामीनाथन स्त्रियों विभाग के मंत्री बनाए गए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान की थी तथा सरकार ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट बनाई तथा अन्य ब्रिगेड के नाम जो थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड रखे। उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार महात्मा गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता का शब्द यूज़ किया गया था। क्वेश्चन आ जाता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने। 1945 में ब्रिटिश सेना द्वारा रंगून पर पुनः अधिकार कर लिए जाने के बाद आज़ाद हिंद के सिपाहियों को जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइकू हवाई अड्डे पर हुई संदिग्ध हवाई दुर्घटना, इनको पता ही नहीं चला कैसे इनकी मृत्यु हो गई, ये शहीद हो गए। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के 3 अधिकारी प्रेम सहगल, शहनवाज खान व GS ढिल्लन को गिरफ्तार कर 1945 ईस्वी में दिल्ली के लाल किला पर केस चलाया गया। बेबल योजना देखते हैं। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड बेबल भारत के वायसराय बनकर आए। भारत की स्थिति को सामान्य बनाने के दिशा में प्रयास करते हुए सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार कांग्रेस के सदस्यों को इन्होंने रिहा किया। 14 जून 1945 को बेबल योजना प्रस्तुत की गई थी। 25 जून 1945 ईस्वी को बेबल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला सम्मेलन किया गया। नौसेना विद्रोह कब हुआ था, 1946। उससे इतना ही आता है। 19 फरवरी 1946 को मुंबई में नौसेना में खुला विद्रोह कर ब्रिटिश सरकार को गहरी चोट पहुंचाई गई। यह विद्रोह तलवार नामक जहाज से आरंभ हुआ था। विद्रोह के नेता
MS खान थे। इनकी मांग थी कि BC दत्त, जिन्होंने जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिख दिया था, को रिहा किया जाए तथा आज़ाद हिंद फौजियों को भी रिहा किया जाए। ये इसका उद्देश्य था। अब हम देखते हैं कैबिनेट मिशन, बहुत इम्पोर्टेंट। कब आई? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन बनाई गई। 29 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन जो था भारत आया। इसके जो सदस्य थे वो पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके जो 3 सदस्य थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, A.V. एगेंडर तथा पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस, याद रखेंगे। 15 मार्च 1946 ईस्वी को भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार और संविधान बनाने को मान लिया गया। 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन के समझौते का अंतिम प्रयास में आशय से शिमला में सम्मेलन बुलाया गया, जहां पैथिक लॉरेंस ने कहा था इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। अब कैबिनेट मिशन की क्या क्या सिफारिशें रही थी वो भी देख लेते हैं। भारत एक राज्य होगा। इसने पाकिस्तान की बात नहीं की थी, ये विरोध में था, पाकिस्तान नहीं बनेगा, भारत एक ही राज्य रहेगा, ऐसा इसका मानना था। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा एवं संचार के विषय केंद्रीय सरकार के अधीन होंगे। अवशिष्ट शक्तियां जो है वो संघ के पास रहेंगी। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को इसने पूर्णतः ठुकरा दिया था। 24 जून 1946 को कैबिनेट मिशन वापस चला गया। 26 जून 1946 को मुस्लिम लीग की कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मांग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। अब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के 296 स्थानों में कांग्रेस 208 व 73 व मुस्लिम लीग की जीती। मुस्लिम लीग बहुत बुरी तरह से इसमें हार गई। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई, ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी इसी को बोलते हैं। कब हुआ था? 16 अगस्त 1946। ठीक है। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन हो गया। ठीक है। मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया, पर लॉर्ड वेवल के कहने पर वह इसमें शामिल हो गए। आगे देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। क्वेश्चन आता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इटली ने घोषणा की जून 1948 ईस्वी तक सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। 22 मार्च 1947 को भारत के 34वें और अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य क्या था? अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित कर दिया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया। इस उपबंध द्वारा ही 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन कर दिया गया और भारत आज़ाद हो गया। अब देख लेते हैं कुछ पहले के एक्ट जो थे। भारत के प्रमुख विधायी संशोधन तथा अधिनियम जो पहले चल रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में, और ईस्ट इंडिया का जब अधिकार छिन गया 1857 की क्रांति के बाद, उसके बाद के 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या था? कंपनी के प्रशासन का भार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर को दे दिया गया। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों में हस्तक्षेप की शुरुआत की थी। इसमें 1773 या 1774 में सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में स्थापना की गई थी। इसके प्रथम न्यायाधीश जो थे एलिजा इम्पे। ठीक है, इतना इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पिट्स इंडिया आता है 1784। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 2 किए गए। गवर्नर जनरल की परिषद से सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। शायद 3 ही लिखा है, इसमें दिख नहीं रहा है। इस नियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक चलती रही। अब आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1873 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार जो थे समाप्त कर दिए गए, चाय और चीनी को छोड़ के। ठीक है, उसका चाय और चीनी मैंने अभी बताया आपको। पहली बार भारत में शिक्षा व साहित्य के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने की छूट दी गई। अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या होता? व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। अभी चाय और चीनी चल रहा था, चाय और चीन, अब वो भी बंद हो गया। जाति वर्ण एवं जन्म के
स्थान के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर था अब पूरे भारत का हो गया। और पहले भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है। इसके बाद 1753 का चार्टर एक्ट देखते हैं। इसमें खुली प्रतियोगिता द्वारा नियुक्ति की गई। भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। कंपनी के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है। अब देखते हैं 1861 का अधिनियम। ये ईस्ट इंडिया के बाद अब पूरी तरह से शासन जो था ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच चुका था। विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई 1861 में। 1861 के अधिनियम द्वारा पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। वायसराय के परिषद की सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम 12 कर दी। आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी जैसी संस्थाएं भी 1861 के अधिनियम द्वारा ही लागू की गई। 1892 का अधिनियम क्या कह रहा है? इस अधिनियम के तहत भारत में चुनावी प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ें। संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किया गया। कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या कम से कम 10, अधिक से अधिक 16 कर दी गई। ठीक है। अब देखते हैं 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। इसमें मार्ले जो थे भारत सचिव थे और मिंटो जो थे और वायसराय थे भारत के। ठीक है। 1909 की इस एक्ट में सबसे बड़ी पहचान विशेष सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू करना था। इसमें लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन, मतलब ऐसा किया था इन्होंने, हिंदू अलग मुस्लिम अलग लड़वाने का काम पूरा इसमें किया गया था, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार। ठीक है, याद रखेंगे। 1919 का क्या था? इस अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सरदार भी इसको कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में अधिक उत्तरदायी प्रशासन तथा द्वैत शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन जो था 1919 के अधिनियम के तहत लगा और केंद्र में लगा था 1935 के। ठीक है, याद रखेंगे। भारत राज्य सचिव का वेतन और अंग्रेजी राजस्व से मिलना तय किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। केंद्रीय सूची पर गवर्नर जनरल का अधिकार होता था। इसमें विदेशी मामले, रक्षा, डाक, तार, सार्वजनिक ऋण आदि था। प्रांतीय सूची के विषय में स्थानीय स्वशासन, कृषि, चिकित्सा, भूमि, जल संरक्षण, अकाल सहायता आदि इसको शामिल किया गया था। सभी अवशिष्ट शक्तियां जो थी केंद्र पे थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए अब इसमें एंग्लो इंडियन व सिखों को भी शामिल कर दिया गया। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की नींव भी इस चीज से रखी गई थी। महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया था 1919 के अधिनियम से। ठीक है। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इसके तहत प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। और जो प्रांतों में द्वैत शासन चल रहा था 1919 के अधिनियम के तहत उसको बंद कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। साइमन कमीशन की अनुशंसा के आधार पर बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। सिंध को बम्बई से अलग कर प्रांत का दर्जा दिया गया। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय, संवर्ती सूची में 36 विषय। संघ सूची क्या होती है बता दें थोड़ा सा। जो जिस पर केवल केंद्र का अधिकार होता है, केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है। प्रांत सूची या राज्य सूची इससे केवल राज्य की होती है, इसमें राज्य सरकार विषय कानून बनाती है। संवर्ती सूची के जो विषय होते हैं इस पर दोनों मिलकर बनाती हैं। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ पर अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल का था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाला गाड़ी रहित इंजन बताया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ बताया। आगे देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ पुस्तकें थी जिनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने लिखी थी। द रेवोल्यूशनरी सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखी। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर, भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष। लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं
इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, सत्याग्रह प्रकाश दयानंद सरस्वती, नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत पूछी जाने वाली पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया। अब देखते हैं भारतीय प्रेस का विकास। बंगाल गजट जो था जेम्स अगस्ट एक की 1780 में। मराठोल अखबार राजा राममोहन राय 1822। राफ्त गुप्ता दादा भाई नौरोजी 1861। द इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर 1862। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर 1865। स्टेटस मैन सरबट नाइट 1875। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी 1873। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया 1861। सामाजिक सुधार अधिनियम की बात करें, शिशु वध प्रतिबंध बेलेजली के कार्यकाल में 1798 से 1805। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829। इस पे सबसे ज़्यादा जोर जो था राजा राममोहन राय ने दिया था। दास प्रथा एलन वरो 1843। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग 1856। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक 1872। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेस्टोन 1891। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन। हमने लगभग सारे कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब हम देखेंगे अगली वीडियो में ज्योग्राफी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए बार बार। और इसकी PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम पे भी ग्रुप लिंक बनाया गया है, बना दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।